हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग की डिमांड थी कि सर आप हमें मॉडल पेपर करवाइए सर, तो हम बिल्कुल आपके सामने मॉडल पेपर लेकर हाजिर हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 NCERT फिजिक्स भौतिकी फिजिक्स का मॉडल पेपर नंबर ए करेंगे। मतलब दोस्तों, हमें मॉडल पेपर 3 करने हैं और 3 मॉडल पेपर यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो 100% आपकी संभावनाएं हो जाती हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, तो हम 3 मॉडल करेंगे जिसमें हमारा मॉडल नंबर ए रहेगा। और मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि आप तीनों मॉडल कंप्लीट कीजिए, आपको 100% आने की संभावनाएं बन जाएंगी। ठीक है, तो मॉडल नंबर ए है जिसको हम कंप्लीट करते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। और दोस्तों, एक बात और आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ये मॉडल है ना, हम हल के साथ ही देखेंगे। हल के साथ ही आपको हल भी बताया जाएगा, समझाया जाएगा जहां हो सकेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। तो दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि जो आपका जो पेपर होता है वो आपका 70 नंबर का आता है। तो 70 नंबर का पेपर रहेगा। आपको एग्जाम में आपको 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे करने के लिए। तो इसमें कुछ निर्देश की बात कर लेते हैं, क्या निर्देश होते हैं। तो इसमें सभी प्रश्न अनुवार करना तो ये होता ही होता है, सिंपल सा है। आगे 1 से 4 तक आपको वस्तु, 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 से 14 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब आपको 2 नंबर के प्रश्न मिल जाएंगे, है ना। 5 से 14 मतलब ये 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको 2 नंबर के। मेरे भाई, 2 नंबर का क्रेज थोड़ा ज़्यादा है, 10 क्वेश्चन है 2 नंबर के। ठीक है, अब इसके बाद 15 से 19 तक मतलब ये 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 3 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये 15 नंबर यहाँ बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 से 22 तक मतलब ये जो 3 क्वेश्चन है ना, 20 से 22 तक ये 3 क्वेश्चन है, ये आपके 5 नंबर के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको दोस्तों एक हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 से 14 में प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, किसी में 1 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है। और अथवा के भी आपको क्वेश्चन है। इसके अलावा आंतरिक प्रश्न में मतलब आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, मतलब कुछ अथवा वाले क्वेश्चंस इसमें हैं, है ना। 5 से लेकर 14 तक अथवा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है कि अथवा नहीं मिलेगा। इसके अनुसार आवश्यकता अनुसार स्वच्छ तथा नामांकित चित्र बनाइए। मतलब आपको चित्र सही बनाना है, पेंसिल से बना सकते हो, पेन से बना सकते हो। तो ये आपने थोड़ी सी, हमने पेपर के बारे में बात हुई कि कैसा क्या पेपर आपका होता है, कैसा क्या निर्देश में आपको दिया होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पेपर पे। ठीक है, तो हमारे पेपर की बात करें तो सबसे पहले तो आपको खाली स्थान ही मिलेंगे, सॉरी आपको विकल्प भी मिलेंगे, है ना। तो सही विकल्प नंबर 1 है हमारा। तो मेरे भाई, सही विकल्प नंबर 1 है हमारा कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो जल्दी से फटाक से आंसर लगा दीजिए, 6.25 × 10⁸, है ना। ये आपको पता है, आप प्रश्न बैंक कर चुके ना मेरे भाई, प्रश्न बैंक कर चुके हो, तो आप फटाक आंसर लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। तो एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो भाई, प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, व्यास पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। अब प्रतिरोध की बात करें तब ना, लेकिन हमसे तो नहीं कर रहा है, ये हमसे विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहा है। तो मेरे भाई, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है केवल वो पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर? पदार्थ पर। ओके, चलो हौसला से जोश बढ़ाते हुए पढ़ते जाइए। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड ने की थी, ऑर्स्टेड ने। ठीक है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? तो मेरे भाई 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है एक पूर्ण चक्र में। तो ये आंसर आ जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, है ना। आंसर नहीं देना है आपको, दिखाना नहीं है, ठीक है ना। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें हैं कब उत्पन्न होती हैं? तो विद्युत चुम्बकीय जब आवेश का त्वरण होगा, आवेश त्वरित होगा, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होंगी। तो ये हमारे हुए 5 ऑब्जेक्ट, मतलब जो आपके है ना वो बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, अब इसके बाद हम रिक्त स्थानों पे बात करेंगे। तो रिक्त स्थान नंबर हमारा 1 है, धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कहाँ जाएगा मेरे भाई? बढ़ेगा,
है ना। धात्विक चालकों का जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट, चुंबकनशीलता का एसआई मात्रक, मतलब जो चुंबकशीलता का जो एसआई मात्रक होता है मेरे भाई, वो होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज, जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज वो किसने की थी, तो लिख देना फैराडे साहब ने की थी, फैराडे साहब ने। विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यहाँ पर लिख देना अनुप्रस्थ तरंगे। व्यतिकरण में खाली स्थान का पुनर्वितरण होता है, तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है व्यतिकरण में, ठीक है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे अब हमारी जोड़ियों को। तो जोड़िए नंबर, एक मिनट थोड़ा सा छोटा करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना मेरे भाई, ठीक है, चलो हाँ एक मिनट, हाँ तो ये हमारी जोड़ियां आ गई हैं, ठीक है। तो जोड़ियों में देखें तो जोड़ी नंबर 1 है सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दिमाग चलाइए और आंसर लगाइए, मेरा वेट मत कीजिए कि मैं कब आंसर बताऊंगा। आप पढ़ के रखे हो, आप मॉडल कर रहे हो, थोड़ा सा आप अपने आप पे शर्म कीजिए। आप मॉडल कर रहे हो मतलब आपको खुद आंसर देना है। मैं तो आपको बस ये समझ के रखिए कि हमारा ये टेस्ट चल रहा है, टेस्ट में हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, आंसर आपको ही लिखना है ना, मॉडल है भाई, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग से आंसर लगाते जाइएगा जल्दी जल्दी। सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, नंबर 1 आपका ये रहेगा। दहली आवृत्ति, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। वोर त्रिज्या, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। EN एक बोई है ना रेडबर्ग नियतांक की जैसा, तो ये हमारा हो जाएगा 4। और टैंक परिपथ, संधारित्र और प्रेरक, ये हमारा 5वां हो जाएगा। ये हमारी सही जोड़ियां कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। चलो आगे हम बात करेंगे मेरे भाई एक शब्द में आंसर पर, ठीक है। तो एक शब्द में आंसर नंबर हमारा 1 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हाइड्स ने की थी, तो आप लिख देना हाइड्स, ठीक है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा का क्या महत्व है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा का क्या महत्व है, महत्व बताना है, तो आप आंसर लिख लीजिए। आंसर थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लिख लीजिए। नाभिक और इलेक्ट्रॉन मिलकर बद्ध निकाय बनाते हैं, ये महत्व है, ठीक है। क्या, नाभिक और इलेक्ट्रॉन मिलकर बद्ध निकाय, बंद निकाय बनाते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धियां मिलाने पर उसका ऊर्जा अंतराल किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो कम हो जाता है, ठीक है। आंसर आपको क्या लिख देना है, कम हो जाता है। ऊर्जा अंतराल किस प्रकार परिवर्तित होता है, कम हो जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ओके चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेरे भाई, हमारा ये 5वां है, ठीक है। यदि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं तो क्या होता है, तो यदि परमाणु के, देखो 5वां है ना, यदि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं तो क्या होता है, तो नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। यदि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं तो वह नाभिकीय आकर्षण बल द्वारा नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। तो आपको केवल इसमें इतना लिखना है, नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, ये 5वें का आंसर देना, नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं बस। ओके चलो हम देखते हैं आगे, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, अब 4 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विभव मापी वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, विभव मापी वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, मतलब विभव मापी श्रेष्ठ है वोल्ट मीटर से, बता चुका हूँ मैंने, प्रश्न बैंक कराई थी तो दोस्तों आपको आंसर इसका बताया था, बट मैं अभी बोल कर बता रहा हूँ केवल, ठीक है। विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है क्योंकि विभव वोल्ट मीटर द्वारा धारा लेते हैं, तो जो कुछ धारा होती है वो वोल्ट मीटर से प्रवाहित होती है,
जब धारा को मेजरमेंट किया जाता है वोल्ट मीटर द्वारा, तो जिस स्रोत में धारा का मेजरमेंट किया जाता है उसी स्रोत की जो धारा है वोल्ट मीटर में प्रवाहित हो जाती है, जिससे वोल्ट मीटर का जो रीडिंग आती है वो सही नहीं आती, कुछ मिस्टेक हो जाती है। लेकिन जब विभव मापी द्वारा वही रीडिंग ली जाती है तो विभव मापी में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, तो रीडिंग सही आ जाती है। क्योंकि आपको पता है वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है और विभव मापी विद्युत वाहक बल मापता है, और विद्युत वाहक बल बंद परिपथ में भी मेजर कर लिया जाता है, लेकिन विभवांतर बंद परिपथ में मेजर नहीं किया जाता। तो ये कारण है, आप आंसर ढूंढ लीजिएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 3 अंतर लिखिए। तो ये विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 3 अंतर आपको दिख रहे होंगे, आप लिख लीजिएगा। 4 अंतर हैं, आपको केवल 3 ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ना, वैसे तो आपको 2 ही से काम चल जाएगा, बट क्वेश्चन में 3 का ही दिया है तो हम 3 ही लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये 5वें का अथवा है। ये हमारा 6वां क्वेश्चन है, प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखिए। तो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखिए, तो ये आपका है ना, अंतर भी आपको दिए हैं, आप लिख लेना। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो सामर्थ्य 50 वॉट एवं 200 वॉट के 2 बल्बों के प्रतिरोध की तुलना करना है ना। सामर्थ्य 50 वॉट एवं 200 वॉट के 2 बल्बों के प्रतिरोध की तुलना करना है यदि इसकी वोल्टता समान है ना। वोल्टता क्या है, समान है ना। तो आप पावर देखो दिया है क्या, सामर्थ्य मतलब पावर P1 और ये P2 गिवन है। अब हम जानते हैं कि जो P होता है, जो पावर होती है V²/R है ना। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, ये वैल्यू जो है ना ये इसके इक्वल होती है, ये होती है। ठीक है ना, ये होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व आउट करें, तो सॉल्व आउट करें तो P1 P2 की, देखो ये तो P की होती है तो P1 P2 के लिए कर लेंगे ना हम, ये P1 मान लेंगे तो ये आपका है ना, ये R1 हो जाएगा। ठीक है, अब P2 के लिए करेंगे तो ये P2 और ये हो जाएगा R2। तो इस प्रकार से इसको हम करें तो P1/P2 बराबर R2/R1, ये कंडीशंस बनती है। अब हम वैल्यू निकालें, देखो प्रतिरोध की तुलना करना है, तो प्रतिरोध देखो ये आपका ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम R1 R2 की वैल्यू करें तो इसको हम देना, जो आपका जो दिख रहा है ना इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हम वैल्यू पुट करेंगे है ना, वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमें 4:1 मिलेगा, जो आपका प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो ये आंसर हो जाएगा ना, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट क्या है, इसका उपयोग लिखिए एवं इससे होने वाले लाभ और हानि बताइए, है ना। तो दोस्तों आपको इस आप शंट के उपयोग अध्याय 4 में दे सकते हैं, लघुत्तर प्रश्न 11 है ना। अब क्वेश्चन नंबर तो कहीं भी हो सकता है, बट अध्याय 4 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि सर हमें हल तक आप कंप्लीट कराओ, हमें आंसर भी दो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगला आपका जो मॉडल होगा उससे आपको हल तक मिलते जाएंगे। ठीक है, चलो 7वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है ना, 7वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद हम 7वें का ये अथवा वाला, चलो ये क्वेश्चन है, इससे लाभ है आपको। ठीक है ना, ठीक है, इसके लाभ भी बताइए। ठीक है, हाँ, तो शंट के उपयोग बस आपको कर लेना है ना, उपयोग बस आपको ढूंढ लेना है। लाभ आपको ये दिए हैं। ठीक है, लाभ आपको ये दिए हैं, हानि आपको ये दी हैं। ठीक है, अब इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, चल कुंडली धारा मापी की विशेषताएं लिखिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर हम जो 7 देख रहे थे उसका अथवा है चल कुंडली धारा मापी की विशेषताएं। तो ये मेरे भाई चल कुंडली धारा मापी की विशेषताएं हैं। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, तो है ना, तो आप जानते हो, समझते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। आप समझ लिया है, अब मैं समझाऊंगा तो भाई 2.5 घंटे लगा दूंगा, फिर आप कहोगे सर कितनी बड़ी वीडियो बनाते हो, है ना। तो आप समझिए बातों को। ठीक है, शंट का सिद्धांत समझाइए। तो ये शंट का सिद्धांत है मेरे भाई, सिद्धांत है, आप स्क्रीनशॉट लें, समझदार हैं, कर सकते हैं, ये शंट का सिद्धांत है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ा और दिखा देते हैं इसको ऊपर करके। हाँ,
स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये शंट का सिद्धांत हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद आगे और बता देते हैं, ये इधर से उधर तक करने के बाद आपको ये इधर करना पड़ेगा, है ना, इधर तक ये पूरा कंप्लीट इधर तक है। और ये बना हुआ है शंट का डायग्राम, शंट के सिद्धांत का ये डायग्राम है, ठीक है। चलो, है ना, थोड़ा सा और नीचे कर ले रहे हैं हम ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। छोटा सा देखो, हाँ, है ना, ये आप ले लिया ना स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ जाओ, है ना। अब अगला क्वेश्चन है अमीटर व वोल्ट मीटर में अंतर। तो अमीटर और वोल्ट मीटर में जो अंतर वाला क्वेश्चन है ये आप ही को कंप्लीट करना है, ये आपको अध्याय 4 में मिल जाएगा, ठीक है, ये अथवा वाला। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। चल कुंडली धारामापी का रेखा चित्र बनाकर उसकी संरचना दीजिए, है ना। तो ये चल कुंडली धारामापी का डायग्राम बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, है ना। अब डायग्राम बना हुआ है, अब उसके बाद उसकी संरचना, है ना, चित्र बनाई दिया, संरचना उसकी रचना दीजिए। तो ये उसकी रचना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से देख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो ये आपको दिख रहा है ना। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन अब नंबर 9 के हम अथवा पे पहुँचते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर देखो, ये यहाँ तक है कंप्लीट, है ना, यहाँ तक, ये यहाँ तक है आपका कंप्लीट, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की हम अथवा की बात करेंगे। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है मेरे भाई ये, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये इधर तक है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए आप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है सॉफ्टवेयर एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। दोस्तों जब मैं आपको प्रश्न बैंक करा रहा है तो पूरा आपको मैंने दिखाया था, समझाया था, ठीक है। तो अब नहीं मैं बताऊंगा, और यदि ज़रूरत है तो आप कमेंट में लगाइए कमेंट और बोलिए कि सर आप हमें समझाइए, तो फिर हम बताएंगे आगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 के अथवा पे बात करें तो लेंज का नियम, है ना। तो ये लेंज का नियम है मेरे भाई, ये लेंज का नियम है, ठीक है, हाँ, ये लेंज का नियम है, ठीक है। आप देख लीजिए, इसके कुछ ये पॉइंट हैं और ऊपर कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ, ये इसके कुछ पॉइंट हो गए, ठीक है। तो समझ देख लिया ना। अब आप इतना ले देखो, इधर तक तो आप कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको कहाँ जाना है इस लेंज के नियम में, इसके बाद आपको यहाँ जाना है, ये लेंज के नियम का डायग्राम रहेगा, ठीक है, लेंज के नियम का ये डायग्राम रहेगा, ठीक है। अब देखो, आपको 2 नंबर का ही क्वेश्चन देना है। आप सोच रहे हो सर कितना बड़ा करा रहे हो भाई, 2 नंबर का देना है ना, लेंज के नियम की बोली है ना, तो केवल आप लेंज का नियम लिखना, लेंज का नियम लिखना मेरे भाई, केवल जो आपको दिख रहा है ना इतना सा, ये लेंज का नियम लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। नहीं आप कहोगे सर कितना बड़ा आप बता रहे हैं, नहीं मैं पूरा बता रहा हूँ, आपको 2 नंबर का कंप्लीट करना है, बस 2 नंबर के हिसाब से आप कंप्लीट कर लीजिए, सुन लिया ना, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए, ये भी आप ढूंढ सकते हो। ट्रांसफार्मर में किन किन कारणों से ऊर्जा क्षय होती है, इसे किस प्रकार कम किया जा सकता है, आपके पास होंगे आंसर, प्रश्न बैंक मैंने कंप्लीट कराई है, ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं, इनके गुण लिखिए। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे की परिभाषा आपको बस लिखना है, डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाना, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो जाएंगे, इनके गुण। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की एक लाइन की परिभाषा लिखना और इसके 2 गुण लिख देना, ठीक है, डायग्राम नहीं बनाना। तो ये इसके गुण आप ढूंढ लेना, ठीक है। तो आगे हम पहुँचते हैं, इसके अथवा पे बात करेंगे। तो ध्वनि तरंगों एवं विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अंतर, तो ये ध्वनि तरंगों और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अंतर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 13 पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 13 है, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको समझा चुके हैं, आप ढूंढ लेना इसको। ये इसका अथवा रहेगा। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा निरोधी विभव स्तंभ क्या है, ठीक है। तो ये निरोधी विभव स्तंभ की परिभाषा है, जो कुछ चीज़ें हैं जो आप ढूंढने में प्रॉब्लम होगी तो उनको मैंने आपको लेके आ गया हूँ, ये आंसर से इसके मिल जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी आप लिख सकते हो। ये इसका अथवा का है, तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हो, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। गॉस के नियम, गॉस की प्रमेय लिखिए, इसकी सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम नियम को निगमित कीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको मिल गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अथवा
इसके अथवा वाला माध्यम युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक। ये दोस्तों टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। अनुगमन वेग किससे कहते हैं? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। हो जाएगा, ये कर लेना आप कंप्लीट, ठीक है। और नहीं बन रहा तो हमें कमेंट बॉक्स लगाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? इसे प्रभावित करने वाले कारक बताइए, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया, है ना। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्रभावित करने वाले कारक बता देंगे, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। तो 1 मिनट, है ना। तो ये इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। तो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो परिभाषा तो आंतरिक प्रतिरोध की 2 नंबर की हो जाएगी। फिर कितने लिखें? 2 और लिख देना, हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी विद्युत परिपथ में धारा वितरण किरचॉफ के नियम लिखिए। 3 नंबर का है, आपको परिभाषाएं लिखना है, ज़्यादा डायग्राम के बखेड़े में नहीं पढ़ना है, ठीक है। दोनों की परिभाषाएं लिख देना, और ज़्यादा सा है तो हल्का हल्का डायग्राम बना देना। बाकी जो व्यंजक टाइप का होता है वो नहीं करना होगा इसमें, है ना, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन हमें मिला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में 4 अंतर लिखिए, ठीक है। हो जाएगा। हाइगन का द्वितीय तरंग का सिद्धांत समझाइए। हो जाएगा। नेक्स्ट है बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिगृहित लिखिए। भाई ये प्रश्न बैंक में मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, आप प्रश्न बैंक को जरूर सॉल्व कीजिएगा। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सारी प्रश्न बैंक, केमिस्ट्री और फिजिक्स मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम 19 के अथवा पे पहुंचे। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 का जो अथवा है, आपको मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप अब स्क्रीनशॉट लीजिए। ये इधर से लेकर इधर तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ले लिया ना, ठीक है। अब आगे बढ़िए और आगे आप अब इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, कॉपी में जमाइए, समझिए इसको, ठीक है। और ना समझ में आए तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आप पहले 20 को देख लीजिए। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो गॉस नियम मैंने आपको वैसे भी करवाया है, तो यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप गॉस नियम जाकर देख सकते हैं, ठीक है। स्थापित नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम स्थित हो। यदि परावैद्युत के लिए के रूप में धातु प्रयोग करें तो धारिता का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये है। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए इसको कंप्लीट, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है ना, मैं आंसर दिखा रहा हूँ, तो आंसर आप देख लीजिए। हाँ, तो ये इसका आंसर है, आपको दिख रहा है ना, 1 मिनट, है ना, आपको ये दिख रहा है ना इस तरफ। ये इधर से लेकर आप इधर तक का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये आप इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, हाँ, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका पूरा कवर होगा, ठीक है। तो आप समझिए, कीजिए इसको, क्योंकि आते होंगे अब तो, है ना। चलो इसके बाद हाँ 1 मिनट, है ना, अभी और भी रह गया कुछ, इसका कुछ कंडीशंस रह गई हैं, है ना, कुछ कंडीशंस रह गई हैं, तो आपको कंडीशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो पहले ये डायग्राम्स हो जाएगा, ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। डायग्राम बन गया, फिर अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, कुछ कंडीशंस रह गई हैं, तो ये कुछ कंडीशंस है ना। और कंडीशंस नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, आपने पूरा कर दिया, ठीक है। तो बट ये कंडीशंस हैं इसकी, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करो। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए। मतलब आपको ये कुछ है ना, ये आपको सिद्ध करना है। PEB बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, बिल्कुल इजी रहेगा ये, यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप इस तरफ का ये स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये इसके बाद आपका इधर तक हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक ही स्क्रीनशॉट में इधर तक का हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके अथवा वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, LC परिपथ RC परिपथ की प्रतिबाधा, प्रवाहित धारा एवं कलांतर की वैद्य, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अध्याय 7 में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है
विशिष्टीकरण क्या है? विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में आपको प्रयोग करना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको प्रश्न बैंक इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बैंक में से काफ़ी क्वेश्चंस हैं आएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न बैंक का ही क्वेश्चन है, तो ये आप कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, अध्याय 14 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अथवा क्वेश्चन है लॉजिक गेट किसे कहते हैं, ये कुछ गेट हैं, लॉजिक गेट भी मिल जाएंगे अध्याय 14 में। तो इस टाइप से हमारा पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको और भी कुछ प्रॉब्लम जा रही हैं कि सर हमें और अच्छे से कराइए, आपके हल भी चाहिए, हल भी हमें बताइए, ऐसा जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि आपको पढ़ाना है, आपको अच्छा लगेगा वैसे मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।